Hello friends, welcome to S Chemistry channel. Today we will find out the relationship between the nearest neighbor distance d as length of unit cell A and radius of atom R. Then we calculate the density of unit cell with numericals. Let's start. Simple cubic unit cell. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर. ठीक है, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर हम इसको इस व्यू से देखें तो ये इतना गैप नहीं है इनके बीच में. क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरह होते हैं. ये आपके कॉर्नर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो ये जो आपके यहाँ से यहाँ है ये डिस्टेंस क्या है, ए. अब देखो हमने क्या निकालना है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. अब देखो नियरेस्ट नेबर, ये दो नेबर है आपस में, इनके बीच का डिस्टेंस यही हो गया. तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका d इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ a. ठीक है, अब मुझे निकालनी है रेडियस. रेडियस निकालनी है इस एटम की. ठीक है, तो ये आ गई आपकी a या d बोल सकते हैं हम इसको, है ना. उसका अगर मैं हाफ कर दूँ तो ये मेरे पास रेडियस आ जाएगी कि नहीं. तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, d/2. क्लियर, या a/2 भी लिख सकती हूँ मैं r को. ठीक है, तो ये रिलेशन है आपका dr और a में. FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में निकालेंगे. देखो FCC में कॉर्नर पे होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और साथ में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेस के सेंटर पे. ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है. अब इसका मैं ऊपर वाला व्यू जो है आपको किस तरह से दिखाई देगा, ऐसे. ये जो सेंटर में है ये फेस का सेंटर वाला है और ये आपके कॉर्नर वाले हैं. ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको. ठीक है, अब देखो ये तो हमारी क्या है, एक्सियल लेंथ है a. क्लियर, अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा, देखो इसके और इस सेंटर कॉर्नर वालों के सेंटर के बीच का तो होगा नहीं, है ना. जो इसके फेस के सेंटर में है और यहाँ पे इनके बीच में ये है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, है ना. तो ये हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे. तो अब a, ये b, ये c, ये d. तो ए बी सी ट्राइंगल जो है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इसमें हम क्या है, बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे. तो बी सी जो है इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अंडर द रूट, लिख सकती हैं. तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर. ए सी क्या है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि 2a स्क्वायर. तो अंडर द रूट 2a. तो बी सी की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 2a. और जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो कितना है, इसका हाफ है. तो इसको लिख देंगे d इज इक्वल टू बी सी बाई 2 लिख सकती हूँ मैं. और बी सी की वैल्यू है अंडर द रूट 2a/2. तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, अंडर द रूट 2a/2. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ गया. अब क्या निकालना है हमने, रेडियस निकालनी है r. अब देखो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम है, तो इसकी रेडियस मतलब ये निकालना है हमने. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आपने निकाल ली, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d. अब मैं इसका अगर हाफ कर दूं तो ये क्या आ गई, मेरी रेडियस आ जाएगी ना. तो r इज इक्वल टू d/2 कर सकती हूँ. अब देखो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d की वैल्यू अंडर द रूट 2a/2 यानी कि 4 ये आ जाएगी. तो रेडियस हमारे आ गई अंडर द रूट 2a/4. तो इस तरह d r और a में रिलेशन आ गया. अब हम इसको क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 है ना, a. 4 को मैं लिख सकती हूँ अंडर द रूट 2 इंटू अंडर द रूट 2 इंटू में 2 लिख सकती हूँ ऐसे. इसे ये काट दिया. ठीक है, तो क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आपका अंडर द रूट सॉरी a/2√2 बन गया भाई, a/2√2. तो r इज इक्वल टू हो गया आपका a/2√2. क्लियर. BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम निकालेंगे. उसमें क्या होता है कि कॉर्नर पे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, साथ में एक सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इन कॉर्नर वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में नहीं होगा, कहाँ होगा, जो कॉर्नर है और एक सेंटर के बीच का. ठीक है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो इसको क्रॉस करते हुए जाएगा. तो पहले तो हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया इस तरह.
एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, किससे जाता हुआ, सेंटर से जाता हुआ। देन अब एक हम यहाँ से ऊपर जो फेस है इस पे से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये हो गया, यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो हम ए सी निकालना है हमने, तो ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं, ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर, ठीक है। और ए बी देखो, बी सी की तो वैल्यू क्या है ए, और ए बी की वैल्यू हमने पहले एफ सी सी में की थी ना, वहां पे इसकी वैल्यू निकाली थी। तो वहां वैल्यू क्या थी हमारी, इसकी ए बी की वैल्यू थी हमारी √2a, है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस में बी सी कितनी है ए, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना आ गया 3a स्क्वायर अंडर द रूट, क्लियर। तो इसको निकालेंगे अंडर द रूट 3a, तो ए सी की वैल्यू हमारी आ गई अंडर द रूट 3a। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो कितना है, इसका हाफ हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है d इज इक्वल टू ए सी बाई 2, यानी कि अंडर द रूट 3a/2, ये आ जाएगी। तो इस तरह हमारा रिलेशन आ गया d और a के बीच में, d इज इक्वल टू अंडर द रूट 3a/2, ठीक है। अब हमने रेडियस का निकालना है। अब ये जो है हमें कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई देगा, ये बॉडी के सेंटर वाला और ये हमारे कॉर्नर वाले, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू तो हमने ए सी निकाल लिया, और ये वाली वैल्यूज भी निकाल ली हमने, ये क्या है डी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की वैल्यू क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी। अगर मुझे आर निकाले, आर मतलब रेडियस ऑफ एटम, तो इसकी रेडियस आर कितनी होगी, यहां तक होगी, यानी कि d/2। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, d/2। और डी की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या थी, अंडर द रूट 3a/2, तो आपका आ गया अंडर द रूट 3a/2 इंटू में 2 यानी कि 4, अंडर द रूट 3a/4। ये आ गई हमारी आर और ए में रिलेशन, ठीक है। इस तरह हमने आर डी और ए में रिलेशन कर लिया। अब इसको है ना, हम तीनों को, सिंपल वाले यूनिट सेल वाले को और बीसीसी वाले को और एफसीसी को, इनको एक टेबल के थ्रू याद करेंगे। ये वैल्यूज तो हमने निकाल ली, लेकिन टेबल से अगर आप करते हो तो जल्दी से आपको याद रहेगा। टेबल के थ्रू देखो हम कैसे याद करेंगे। सिंपल यूनिट सेल थी हमारी क्यूबिक, और फिर हमारी थी एफसीसी और एक बीसीसी। इसमें हमारी डी इज इक्वल टू क्या थी, ए के इक्वल, है ना। यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या थी, a/√2, और यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या है, √3/2a, क्लियर। अब r जो है आपको पता है r इज इक्वल टू क्या होता है, d/2, है ना। तो हर एक में r इज इक्वल टू d/2 यानी कि a/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे r क्या आ जाएगी, ये आपकी d की वैल्यू है, इसके /2 यानी कि a/2√2 लिख सकते हैं। यहाँ पे r क्या लिख देंगे, इसके /2 यानी कि 2 इंटू में 2a यानी कि अंडर द रूट 3/4a। तो न्यूमेरिकल करते हैं। इफ रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज 75 पाइकोमीटर एंड लेटिस टाइप इज बीसीसी, व्हाट इज द एज ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, क्या गिवन है भाई, आर दे रखा है, कितनी 75 पाइकोमीटर। क्या निकालना है भाई, हमें ए निकालना है। क्या है, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। तो बीसीसी के लिए हमने क्या रिलेशनशिप निकाला भाई, आर इज इक्वल टू क्या था, √3a/4 था, क्लियर। बस क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो a इज इक्वल टू 4r/√3। अब 4r की वैल्यू 75 है, √3 की 1.732 होती है, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो, आ गया भाई आपका 173.2 पाइकोमीटर ए। बस इतना सही करना था। तो इस तरह के बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके इन रिलेशनशिप के बेस पे, ठीक है। तो आप वो टेबल जो है उसको याद कर लें। टेबल में भी सिर्फ आपको अपर लाइन याद करनी है, डी की वैल्यू। उसके बाद आपको पता ही है डी और आर में क्या रिलेशन है, आर इज इक्वल टू d/2, हर एक को डिवाइड कर देना 2 से। तो सिंपल है उसको लर्न करना भी, क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स, डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास क्यूब है, इसकी जो एक्सियल लेंथ है a है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो
लेटस, इसका डेरिवेशन भी आ जाता है, तो लेटस कंसीडर ए क्यूब ऑफ एज लेंथ, इस तरह से ही आपको लिखना है, एज लेंथ इज इक्वल टू ए पाइकोमीटर, ठीक है, पाइकोमीटर में लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में प्रेजेंट है वो हमने मान लिया z है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट से वो बना हुआ है हमारी यूनिट सेल, उसके एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हमने मान लिया कैप m है। अब देखो हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमें यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है तो हमने यूनिट सेल का मास निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। ये निकालेंगे, डेंसिटी निकल जाएगी हमारी। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ठीक है। अब हम निकालेंगे मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे भाई, देखो एक ये यूनिट सेल है, इसमें कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उनके नंबर्स को अगर हम एक एटम जो है उसके मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल मास आ जाएगा, है ना। तो मास ऑफ यूनिट सेल को मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हमने कंसीडर किया था क्या, z, ठीक है। मास ऑफ ईच एटम, तो एक एटम का मास हमने, देखो एलिमेंट का तो कैपिटल M माना था, इसको स्मॉल m मान लेते हैं, z इंटू m। अब ये जो है एक एटम का मास कैसे निकालेंगे हम, एटम का मास तो नहीं गिवन है ना, एलिमेंट का, आपको एलिमेंट का नाम पता होगा, जैसे सोडियम है कुछ है, ठीक है, तो आप उसका एटॉमिक मास आपको याद होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ ईच एटम आ जाएगा कि नहीं। देखो कैसे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है एटम प्रेजेंट होते हैं कितने, एक जो आपका एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का उसके अंदर, तो हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक जो मास है उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं हम, एन नोट लिखेंगे, ठीक है। एन नोट एवोगैड्रो नंबर ऑफ को क्या प्रेजेंट करते हैं, एन नोट से। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका एलिमेंट का एटॉमिक मास यानी कैपिटल M, यानी कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो हमने एक एटम का वेट मानना है, तो उल्टा कर दो इसको, देखो इतने नंबर ऑफ एटम्स का वेट तो है M, कैपिटल M। वन एटम का वेट कितना होगा, कैपिटल M बाय मैं क्या लिख सकती हूँ, एवोगैड्रो नंबर एन नोट लिख सकती हूँ कि नहीं, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय एन नोट लिख सकती हूँ क्या नहीं। दोबारा समझो, देखो मास है एलिमेंट का m, ठीक है, जो एटॉमिक मास है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। यानी कि जो इसका एटॉमिक मास होगा m, कैपिटल M, उसके अंदर हमारे n नोट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, या क्या कह लें हम कि n नोट नंबर ऑफ एटम्स के मास जो है m है, तो एक एटम का मास कितना आएगा, m बाय n नोट, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या निकल गया, मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हमने क्या करना है, मास ऑफ ईच एटम तो आ गया m, स्मॉल m, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम से, तो हमारा मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। इसको मैं ऊपर से एक बार रब कर देती हूँ। अब देखो इसके बाद मैं ऊपर लिख रही हूँ कि मास ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का मास मुझे बताना है, ठीक है, यही निकाल लेना। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल क्या कंसीडर किए थे हमने, z। अब मास ऑफ ईच एटम हमारा निकल गया था स्मॉल m, और स्मॉल m की वैल्यू हमने निकाल ली थी m बाय n नोट, तो ये आ गया हमारा मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब हमने क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
यूनिट सेल की एज लेंथ जो है ए है और क्यूब है, तो ए क्यूब लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो ए पाइकोमीटर लिया था ना हमने, ए पाइकोमीटर क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या हो जाता है, ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब। ए इंटू 10⁻⁻10, जो पाइकोमीटर है 10⁻⁻10 के बराबर होता है, तो इसको मैं इसमें लिख सकती हूँ, या मैं लिख सकती हूँ ए क्यूब इंटू में 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब, लिख सकती हूँ क्या नहीं? अब डेंसिटी निकाल लेंगे। डेंसिटी क्या थी भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास आ गया हमारा z इंटू एम बाई एन नोट, ठीक है, और हमारी जो है वॉल्यूम हमारा आ गया ए क्यूब इंटू 10 की पावर, अगर हम इसमें सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो ये आ गई हमारी डेंसिटी। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम एन नोट ए क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 30, अगर पाइकोमीटर होगा तो आप सीधा इसको ए क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक है ना तरीका है इसको याद करने का, डेंसिटी रो, इसको जमुना बोल देते हैं, जमुना, ठीक है, जमुना एक हमारी नदी है, पवित्र नदी है ना, जेड एम एन नोट ए क्यूब, ठीक है, जमुना। तो इस तरह हमने डेंसिटी निकाली, ठीक है। न्यूमेरिकल करते हैं। सोडियम हैज ए BCC स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 365.9 पाइकोमीटर, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। क्या निकालना है भाई, हमने डेंसिटी निकालनी है, तो पहले हम लिख देंगे डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जेड एम बाई एन नोट ए क्यूब, अभी हमने निकाला, डिराइव किया। अब हमने क्या है, जेड की वैल्यू क्या आएगी भाई, जेड फॉर BCC, BCC के लिए क्या है भाई, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, प्लस में एक सेंटर में, बॉडी सेंटर में, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने आ गए आपके 2, तो यहाँ z की वैल्यू आ गई 2, और m की वैल्यू हमारी गिवन ही है 23, n नोट आपको पता ही है एवोगाड्रो नंबर होता है, a की वैल्यू हमें निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d गिवन है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d आपको कितना दे रखा है 365.9 पाइकोमीटर, ठीक है। अब देखो जो BCC है, अभी हमने ड्राइव किया कि BCC के लिए D इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2a, है ना, ऐसे होता है। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू क्या आ गया 2D/√3, तो 2 इंटू में 365.9/√3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 422.5 पाइकोमीटर, ठीक है, तो ये आ गई हमारी ए की वैल्यू, ए वैल्यू भी आ गई हमारी 422.5 पाइकोमीटर, क्लियर। तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, डेंसिटी निकाल लेंगे। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू जेड की वैल्यू आ गई 2, इन 2 में 23, एन की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी भाई 422.5 पाइकोमीटर थी, इसको हमने क्या करना है सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इंटू 10 की पावर -10 इसकी क्यूब रूट कर देंगे, तो हमारा सोल्व करेंगे। अब हम इसको, आप इसको सोल्व करेंगे तो पूरा, तो आपका आंसर आएगा लगभग 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही चेंज करना क्यों पड़ा भाई, देखो अगर आप एटॉमिक मास है, हम क्या लेते हैं ग्राम में, तो ग्राम के साथ यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे कोई मान लो आपको मास कोई केजी में दे रखा होता, तो केजी के साथ हम क्या करते हैं मीटर की यूनिट लेते, ठीक है, इसलिए हमने पाइकोमीटर को क्या किया है सेंटीमीटर में चेंज किया है। पाइकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है 10 की पावर -10, 1 पाइकोमीटर जो है, सॉरी 1 सेंटीमीटर जो है 10 की पावर -10 पाइकोमीटर के बराबर होता है ना, तो वही हमने यहाँ पे पुट किया है। तो इस तरह आपने रो की वैल्यू निकालनी है।
Iron has a BCC structure with edge length of 286.65 picometer. डेंसिटी दे रखी है आयरन की 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, एवोगैड्रो नंबर निकालना है. एटॉमिक मास गिवन है आयरन का 56. ठीक है, अब देखो कुछ भी दे सकते हैं आपका. एवोगैड्रो नंबर निकालना दे रखा है इसमें. पहले हमने डेंसिटी निकाल ली, मास भी निकालना आ सकता है, जेड की वैल्यू भी निकालनी आ सकती है. ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है, तो उससे क्या है हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे. फिर उससे मान लो एम की वैल्यू हमारी 56 आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि वो आयरन है. ठीक है, तो इसी तरह किसी भी तरह आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जा सकता है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला. डेंसिटी जो है आपकी रो इज इक्वल टू क्या होती है, जेड एम बाई एन नोट इंटू में ए क्यूब. ठीक है, अभी हमने निकाला था फॉर्मूला. अब आपको देखना है एन नोट निकालना है, तो एन नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, जेड एम, रो को इधर ले आओ, एन नोट को उधर ले जाओ, रो इंटू में ए क्यूब. क्लियर. अब देखो हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी बीसीसी के लिए. जेड की वैल्यू क्या हो जाती है 2. ठीक है, एम की वैल्यू आपकी कितनी है 56. रो आपको गिवन है कितनी है 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे. क्या दे रखा है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे रखा है. तो हमने अभी देखा था कि डी जो है आपका इक्वल टू होता है अंडर द रूट 3/2a इसके होता है. तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2d/√3. ठीक है, बीसीसी के लिए. क्लियर. तो यहाँ से d की वैल्यू इसमें पुट कर दो और a की वैल्यू निकाल लो. a निकल जाएगा, किस में आ जाएगी यूनिट भाई, a की पाइकोमीटर में आएगी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेंसिटी क्या दे रखी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसलिए आपको यहाँ पे एक्सियल लेंथ भी सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी. यूनिट जो है हमेशा सेम होनी चाहिए. ग्राम के साथ सेंटीमीटर आएगा. अगर सेंटीमीटर है तो ये यूनिट भी जो एक्सियल लेंथ है उसकी भी पाइकोमीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में आप चेंज करो. तो यहाँ पे हम जेड की वैल्यू हमारी 2, मास कितना हो गया 56, डेंसिटी कितनी है 7.87, इनटू में ए की वैल्यू जो भी आएगी आपकी, यहाँ से आगे मान लो ए पाइकोमीटर, तो उसको हम 10⁻⁻10 इसका क्यूब कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्योंकि ये हो गया सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका. ठीक है, तो एन नोट की वैल्यू आप निकालोगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 आ जाएगी आपकी यहाँ पे. ठीक है, एवोगैड्रो की वैल्यूज तो जो है यही होती है, लेकिन आप यहाँ पे इसको सोल्व करके देखेंगे पहले कि क्या मेरा आंसर यही आ रहा है. अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये आपकी वैल्यू सेम सही है, सारी एग्जैक्ट आपने पुट की है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है कैलकुलेशन करने का तो आप एन नोट की डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अभी जब आप कर रहे हो तो आप इसको कैलकुलेट करें. ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर दें. डिफरेंट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सी टर्म्स जो है हमें निकालनी आ सकती है, कैसे हमने निकालनी है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.